हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार हम लोग इस क्लास में मिले हैं और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में, चैप्टर था लाइट का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे बताया था आपको कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। जैसे फोकस के बारे में बताया था, फोकस दूरी क्या होती है। फिर बताया था वस्तु की दूरी क्या होती है। फिर वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया था और दर्पण के द्वारक के बारे में बताया था आपको। मतलब जितनी भी चीज़ें बताई थी सब दर्पण से रिलेटेड बताई थी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। परावर्तन होता है तो परावर्तन के नियम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बताने के बाद में अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद में ये क्लास सेकंड वाली जो वीडियो है इस वीडियो को आके अटेम्प्ट करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो अगर शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, व्हाइट वाला, उसको ज़रूर से ज़रूर दबा देना है, तभी मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो पूरी देखिए, 5 सेकंड 10 सेकंड देखने के बाद में कैसे समझ में आता आएगा। तो पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितनी भी आप लोगों को डाउट है कि इमेज कैसे बनता है, आज हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं कि दर्पण को अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अपसारी दर्पण किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर के सवाल में आता है, ऑप्शन वाले सवाल में भी आता है ये। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रतिबिंब कैसे किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और जितने भी आपके जानने वाले हैं, दोस्त यार बंधु भाई बंधु जितने भी हैं, सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आज हम लोग को इस क्लास में समझना है अभिसारी दर्पण क्या होते हैं। अभिसारी दर्पण का ही इंग्लिश में नेम होता है कन्वर्जिंग मिरर। अब इसमें तो कोई यहाँ पे जो कहानी लिखी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ परावर्तन के बाद जो दर्पण किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। अभिसार का मतलब ही यही होता है, अभिसार का मतलब एक बिंदु पर एकत्र होना, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना एक पॉइंट पर। तो उसी से नाम मिला है अभिसारी दर्पण। देखिए कौन सा दर्पण है, आपने दो ही तरह के दर्पण पढ़े हैं, एक उत्तल पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, अवतल दर्पण। ये जो उल्टा सी होता है ये कौन सा दर्पण होता है बताइए। हमने बताया था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की पहचान के लिए जो उल्टा सी होता है उसको अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर बोलते हैं, जो सीधा सी होता है उसको उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो ये भी क्या है, अवतल दर्पण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। हमने बना लिया ये अवतल दर्पण। अब ये जो 20 से पॉइंट जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, 20 से जो लाइन जाती है, सॉरी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये बिंदु होता है ध्रुव दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु। कुछ दूरी पर होता है फोकस और इतनी ही दूरी पर क्या आता है, वक्रता केंद्र। अभी आप लोगों को मैं जब दर्पण बनाने, प्रतिबिंब बनाने के नियम बताऊंगा तब समझाऊंगा। अगर कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के बाद वो एक बिंदु से जाती हैं जिसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बस अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें भेजें ऐसी प्रकाश की, तो मान लीजिए एक किरण ऐसे भेजा हमने प्रकाश की, एक किरण ऐसे भेजा, और भी जितनी भी भेजना चाहें उतनी भेज लें, एक दूसरी ऐसी भेज दिया, तीसरी ऐसी भेज दिया किरणें। तो यहाँ से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद सब कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। सारी किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। सब कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो परावर्तन के बाद देखिए ये कहाँ पे मिल रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस दर्पण में परावर्तन के बाद किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, देखो इकट्ठा हो रही हैं। परावर्तन सीधी आई समांतर और परावर्तन के बाद कहाँ गई, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हैं। तो इस तरह के दर्पण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसी का नाम होता है अभिसारी दर्पण। किसका, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अपसारी दर्पण की। अपसार का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलना। तो ऐसा दर्पण जो परावर्तन के बाद किरणों को फैला दे उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा होता है। तो जाहिर सी बात है, अवतल दर्पण को हमने अभिसारी बोल दिया तो उत्तल दर्पण क्या होगा, अपसारी होगा। तो कैसे फैलाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप लोग को समझना होगा क्या होता है, उल्टा सी, ठीक है। तो ये दर्पण जो हो गया आपका, इसमें पॉलिश कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। बाकी सारी चीजें तो सेम ही होती हैं। ये ध्रुव होगा, इसमें सारी चीजें इधर हो जाएंगी बस राइट साइड में। ये होगा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अभी मैंने बताया आपको, इतना आप समझ लीजिए, अभी आगे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो टकराने के बाद या तो वो फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी बाद में समझा दूंगा। जैसे ये कोई किरणें जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद ये परावर्तन में आर पार तो जाएंगी नहीं, तो ऐसा लगेगा तुमको कि ये फोकस से होकर जा रही हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तन के बाद ये फैल रही हैं किरणें, यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तन के बाद फैल रही हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, अपसारी दर्पण बोल दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उत्तल दर्पण, या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अभिसारी दर्पण का मतलब होता है अवतल दर्पण और अपसारी दर्पण का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो ये ध्यान रखिए, आपसे सवाल ऐसे पूछिएगा, बताइए कि अभिसारी दर्पण इसमें से कौन है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो समझना होगा, अभिसार का मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा होना, तो किसमें एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही थी, अवतल दर्पण में टकराने के बाद में एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही थी, तो अवतल दर्पण क्या हो गया, अभिसारी हो गया। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए कि अपसारी दर्पण क्या होता है, तो आप लोग ध्यान लगाएंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा कि अगर कोई किरणें समांतर आती हैं किसमें, उत्तल दर्पण में, तो टकराने के बाद वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो जब टकराने के बाद फैल जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो कौन सा हो गया, अपसारी दर्पण हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोगों का वो वाला नोट हो चुका होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब इमेज के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आप लोग इमेज समझिए कैसे होता है। और ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आप लोग अपने नोट्स में हाथ से बनाइए नोट्स, मतलब कॉपी लीजिए और कॉपी पेन लेके वीडियो देखिए और हाथ से नोट बनाइए, क्योंकि अपने हाथ से जो नोट बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा समझ में आते हैं पेपर से पहले। नहीं तो ऐसे ढूंढते रहोगे मिलेगा ही नहीं। एक फेयर कॉपी बनाइए बिल्कुल साफ साफ, वहाँ पर सब कुछ एक साथ लिखा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है अपने हाथ से लिखिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए कोई भी अच्छी, उसमें लिखते रहिए। अपने हाथ से जो लिखेंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ जो लिखा रहा हूँ वो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए परावर्तन के बाद क्या होता है, किरणें आती हैं किसी वस्तु से और दर्पण पर टकराती हैं। फिर दर्पण से जब टकराने के बाद जो किरणें जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन के बाद कम से कम दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर जो बनता है वो आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब परावर्तन के बाद दो किरणें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, यह भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि परावर्तन के बाद जहां पर किरणें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा कम से कम दो किरणें, देखो मिलती तो लाखों की तादाद में किरणें हैं, लेकिन अब सबको कॉपी में लाखों किरणें थोड़ी ना बनाएंगे। हमको तो इमेज बनाना है, तो जहां दो किरणें मिलेंगी वहां लाखों भी मिलेंगी। तो हमको तो सिर्फ दो दिखाना है कॉपी में, तो हम समझ जाएंगे सारी किरणें वहीं पे मिलेंगी। ठीक है। अब प्रतिबिंब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसके हम बोलते हैं रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज जिसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, या रियल प्रतिबिंब क्या होते हैं, रियल इमेज क्या होते हैं। देखो जब किरणें वास्तव में मिल रही हैं, अब आप लोग समझेंगे वास्तव में क्या क्या झूठ मूठ मिलती हैं क्या किरणें, नहीं, अभी आप लोगों को समझ में आएगा आगे। वास्तव मतलब रियल में तुमको दिखेंगी मिलती हुई किरणें, तो तुम कहोगे कि ये क्या है, प्रतिबिंब जो है वो रियल प्रतिबिंब है या रियल इमेज है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जब किरणें मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी, तुमको लगेगा कि वो मिल रही हैं, ऐसा प्रतीत होगा कि वो मिल रही हैं, तब क्या बोलेंगे हम उसे, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अभी आगे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ डिफिनीशन लिख लीजिए कि प्रतिबिंब में रियल प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अभी जब मैं आप लोगों को रे डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा, इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हमने अभी आपको बताया था प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनाते हैं, उसके हम लोग को नियम सीखना है। देखो हमने आपको बताया प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद दो किरणों को एक जगह मिला देना है, तो क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम आपको 4-5 नियम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ कितने होंगे, दो ही नियम होंगे, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है दो ही जो किरणें होती हैं वो आप मिला दीजिए एक बिंदु पर टकराने के बाद, तो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम 10-12 किरणें तो मिलाएंगे नहीं। अब हमको इमेज बनाना है तो कम से कम दो किरणें बना दी हमने, तो लेकिन उसको बनाने के लिए, किरणों को मिलाने के लिए हमको कुछ नियम समझने होंगे पहले। वो 4-5 नियम हम यहाँ पे समझेंगे, उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे पहला नियम है, यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के बाद या तो वो फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो दर्पण तुमने दो पढ़े हैं, पहले जो ये वाला दर्पण है इसके बारे में बताओ हमको, क्या बोलते हैं इस दर्पण को, जो उल्टा सी होता है इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है या जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और मान लिया ये तुम्हारी क्या है, मुख्य अक्ष, तो ये तुम्हारा बीच वाला पॉइंट ध्रुव हो गया, फोकस यहाँ पे होगा, और जितनी दूर यहाँ से फोकस होगा उतनी दूर यहाँ से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। अभी हमने बताया अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लो ये किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो टकराने के बाद दर्पण से, परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी,
फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। इसको आप लोग के जो हम बना रहे हैं रे डायग्राम, किरण आरेख, इसको हाथ से बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। सिर्फ अगर आप वीडियो देख लेंगे या सिर्फ पूरा कहीं पे पढ़ लेंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा। हाथ से इसको बनाइए, बार बार ऐसे बनाइए कॉपी में, रफ में, और ऐसे समांतर भेजिए और टकराने के बाद फोकस से होकर वो उसको भेजिए, तब आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो हमने बताया अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है परावर्तन के बाद। अब एक चीज और लिखिए यहाँ पे, या तो फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत कब होगी, तो प्रतीत कब होगी, प्रतीत होगी आपका अवतल उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण क्या होता है, सीधा सी, क्या होता है, सीधा सी। इसमें पॉलिश कहाँ होती है, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होगी। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दे तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसमें पोल यहाँ पे होगा, इसमें सारी चीज़ें राइट साइड में होंगी, फोकस भी इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। किरणें हमेशा आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा लेफ्ट से ही हम क्यों भेज रहे हैं। देखो हमने बताया था किरणें जो होती हैं, परावर्तन जो होता है चिकनी सतह से होता है, पॉलिश तो अंदर की तरफ है, तो परावर्तन तो इधर से होगा ना, इस साइड से थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए हमेशा किरणें आपको लेफ्ट साइड से ही आती हुई दिखेंगी। अब इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर भेजोगे किरण, तो अभी हमने बताया या तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, यही आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद वो कहां से जाती है, या तो फोकस से जाती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, या जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किसमें होगी, उत्तल में। देखो अब यहाँ पे फोकस से आई किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो क्या फोकस से जाएगी, फोकस से अगर सचमुच में जाएगी तो इसको आर पार होना पड़ेगा। किरणें जो होती हैं दर्पण के आर पार थोड़ी ना हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से परावर्तित होगी कि जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा, मान लो यहाँ पे कोई आंखें गड़ाए हुए ऐसे बैठा है, तो उसको लगेगा ये किरणें कहाँ से आ रही हैं। ये पीछे जब जबरदस्ती तुम बढ़ाओगे, जबरदस्ती इसको पीछे बढ़ाओगे तो उसको लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही है, ये वाली किरण फोकस से आ रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद या तो वो फोकस से जाती है या वो टकराने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे जा नहीं रही है, जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी और अवतल दर्पण में क्या होगी, सचमुच में जाएगी फोकस से, ठीक है। तो ये जो दो नियम हो गए, ये एक ही नियम है, एक उत्तल दर्पण के लिए और एक किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। हमने डायग्राम बना दिया है, रे डायग्राम इसको बोलते हैं। अब दूसरा नियम देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई किरण फोकस से होकर आती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेम उल्टा है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। अब मान लो अगर कोई किरण फोकस से होकर यहां पे आ रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, ताकि आपको। पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये हो गया सीधा सी हमारा अवतल दर्पण का, ये बना लिया हमने अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण के लिए बीच वाला पॉइंट होता है ध्रुव, ऐसी जो लाइन खींचते हैं समांतर, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मान लो कोई किरण फोकस से होकर जा रही है, दर्पण पे जा रही है, वो फोकस से होकर जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर दर्पण पे जा रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर से जाएगी। उसका उल्टा है सेम, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से गई, फोकस से होकर गई। और अगर कोई फोकस पे आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका उल्टा है। अब उत्तल दर्पण के लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। उत्तल दर्पण तो आपको पता ही है क्या होता है, सीधा सी होता है, पॉलिश अंदर की तरफ होती है इसमें। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में कोई किरण फोकस से तो आ नहीं सकती है, किरणें तो आएंगी लेफ्ट साइड से ही, तो आएंगी नहीं, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होगी। मान लो ऐसी कोई किरण आ रही है कि तुमको लग रहा है कि वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, प्रतीत। चलो आगे बना लेते हैं फोकस, ताकि लगे तुमको सच में कि सही से है। हाथ से बना रहे ना तो हो सकता है डायग्राम उतना अच्छा ना बन रहा हो, ड्राइंग भी अच्छी नहीं है मेरी कोई खास। तो यहाँ पे कोई किरण ऐसी आ रही है कि लग रहा है तुमको कि वो फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है और दर्पण पे टकरा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी अवतल दर्पण में। लेकिन अगर कोई ऐसी किरण है कि फोकस की ओर, ये फोकस से होकर तो आ नहीं पाएगी, तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। जो इधर वाली कहानी है उसका ही ये क्या है, उल्टा है। तो ये दो नियम आप लोग समझ लीजिए। अभी आगे और नियम बताता हूँ आपको। तो इस्तेमाल सिर्फ दो ही नियम होंगे, क्योंकि दो ही किरणें आपको मिलानी है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ना समझ में आए कमेंट में जरूर पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों यारों को। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे दूसरे, तीसरे और चौथे आपको नियम बताता हूं मैं।
अब देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा नियम लिया है। तीसरा नियम क्या लिखा गया है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत किरण टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस कहानी का मतलब क्या हुआ, इस कहानी का मतलब ये हुआ, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जा रही है तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, कहीं भी नहीं मुड़ेगी। या अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण है तो वक्रता केंद्र की ओर जो किरण आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से टकराने के बाद सीधे उसी रास्ते में लौट जाएगी। कैसे लौटेगी चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले अवतल दर्पण का देख लेते हैं। ये आपका जो सीधा सी होता है, उल्टा सी होता है, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें पॉलिश कहाँ होती है अवतल दर्पण में, बाहर की ओर। बीच वाले पॉइंट को ध्रुव बोलेंगे और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव आपका, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। और थोड़ा पास बनाते हैं ताकि हमने ये छोटा बनाया है ना। ये हो गया मान लीजिए फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से अगर मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ऐसे आई और यहाँ पे ऐसे टकराई, तो जिस रास्ते से आई है टकराने के बाद सीधे उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। क्या होगा, जिस रास्ते से आई वक्रता केंद्र पर टकराई उसी रास्ते से वापस भी लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने तुमको बताया था जिस दर्पण में प्रतिबिंब का नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं, सॉरी मैं आप लोगों को बता रहा था रिफ्लेक्शन के नियम, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला ही नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो अगर तुम इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो ये पूरा एक तरह से क्या है, सर्कल है, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर है सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर से अगर कोई किरण आ रही है तो जहां पे टकराती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते थे, तो अभिलंब और ये लाइन, त्रिज्या वाली लाइन, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ से अभिलंब से सारे कोण नापते हैं हम ना, अभिलंब से सारे कोण हम लोग नापते हैं। तो ये जो किरण आ रही है और अभिलंब भी इसी लाइन पे है और जो किरण आ रही है ये भी इसी लाइन पर है, तो दोनों जब सेम लाइन पर होती हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो जब 0 डिग्री पे आ रही है तो परावर्तन के पास जाएगी भी वो कितने पे, 0 डिग्री पे। तो अभिलंब यही लाइन है और यही लाइन से 0 क्या होगा, अभिलंब से होकर जाएगी भी। तो इसका मतलब जिस रास्ते पर आती है, जब कोई किरण मुख्य क्या बोलते हैं इसको, हाँ वक्रता केंद्र से होकर आती है अगर कोई किरण, तो टकराने के बाद जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना है आपको, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के ऊपर जो वक्रता केंद्र होता है उससे होकर आ रही है, दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस भी लौट जाएगी। ये तो हो गई किसके बारे में कहानी, अवतल दर्पण के बारे में कहानी हो गई। अच्छा उत्तल दर्पण के बारे में भी समझते हैं इसका। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सी बोलते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। और थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ी डायग्राम खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फोकस आपका और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर कोई किरण इधर से आएगी लेफ्ट साइड से और ऐसे आएगी और इस तरह से आ रही हो कि वो मुख्य अक्ष के ऊपर जो मौजूद होता है वक्रता केंद्र उसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हो, तो वक्रता केंद्र ये है। तो कोई किरण ऐसे आ रही होगी, लग रहा होगा कि वो कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है। लेकिन क्या वो आर पार जा पाएगी वक्रता केंद्र के, दर्पण के आर पार तो जा नहीं सकती है किरण। तो वो ऐसा लग रहा है तुमको कि वो कहाँ पे जाएगी, वक्रता केंद्र पर, लेकिन जा नहीं रही वो वक्रता केंद्र पर। तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र की कहानी ये है कि अवतल दर्पण में अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, कोई किरण ऐसी है कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो टकराने के बाद भी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये आपका हो गया तीसरा नियम। अब चौथे नियम की बात करते हैं। चौथे नियम में ये है, अगर कोई किरण ध्रुव पे आ रही है, क्या आ रही है, ध्रुव मतलब बीच वाले पॉइंट पे दर्पण पे आ रही है, तो टकराने के बाद जिस एंगल पे आई है वो उसी एंगल पे वापस लौटेगी। कैसे लौटेगी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव पे जिस एंगल पे कोई किरण ऐसे आ रही है, मान लो ध्रुव पे किसी कोण पे कोई एंगल किरण आ रही है, तो मान लो ये थीटा कोण पे आ रही है, तो टकराने के बाद ये जाएगी, ये भी कितने एंगल पे जाएगी, जिस एंगल पे आई है। इस एंगल पे आई है थीटा पे, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब इसमें तो दोनों ही दर्पण, चाहे ये वाला भी ले लीजिए तब भी सेम ही रहेगा, इसमें तो प्रतीत वाला कोई हानि नहीं रहेगा। ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी अगर मान लीजिए ये आपने मुख्य अक्ष बना लिया, ये ध्रुव बना लिया, ये फोकस बना लिया, ये क्या बना लिया, वक्रता केंद्र बना लिया। तो अगर कोई किरण ऐसी है जो ध्रुव के ऊपर आ रही है किसी एंगल पर, तो यहाँ पर भी आएगी तो ध्रुव पर ही आएगी। अगर मान लो ये थीटा पे आ रही तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, थीटा एंगल पर जाएगी। ये हो गई कहानी अवतल दर्पण की और ये कहानी हो गई उत्तल दर्पण की,
ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना था चौथे नियम में, अगर कोई किरण ऐसी है जो ध्रुव पर आ रही है डायरेक्ट, और ध्रुव पर आएगी तो किसी एंगल पर ही आएगी मुख्य अक्ष से, तो मुख्य अक्ष से अगर थीटा एंगल पर आ रही है तो टकराने के बाद भी कहां से जाएगी, थीटा एंगल से जाएगी। यहां पर भी अगर कोई थीटा एंगल पे आ रही है तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, थीटा से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये सब पहले नियम से ही आ रहा है। परावर्तन का पहला नियम ही होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण यहाँ पे क्या है, आपतन कोण के लिए जहां पे किरण टकराती है वो बिंदु हो जाता है आपतन बिंदु, और इस बिंदु से लंबवत हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये तुम्हारी इस बार अभिलंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब या नॉर्मल हो जाएगा। सारे कोण यहीं से नापते हैं, तो आपतन को आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण थीटा होगा, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का भी कोण क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आ रही है तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस जाएगी परावर्तन के बाद। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चारों नियम। तो आपके चारों नियम इस्तेमाल भी कहीं नहीं होंगे, आपका नियम तो 2 ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि आपको किरणें कितनी बनानी है, मिलने वाली 2 ही बनानी है परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इतना सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूँ कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% बोर्ड में आता है, पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इतना नोट करिए आप पहले। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब देखो तुम्हारे पास में 2 चीजें हैं, एक है अवतल दर्पण और एक क्या है, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनाते हैं उसमें 6 केस होते हैं टोटल। अब ये केस कैसे होते हैं, 6 केस है। देखो तुमको पता है, अगर प्रतिबिंब तुम दर्पण से जितनी दूर खड़े रहोगे प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उसी हिसाब से बनेगा। दर्पण के पास आते जाओगे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और उसका हो सकता है आकार बढ़ता जाए, उसका उल्टा होगा या सीधा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो दर्पण से जो दूरी होती है वस्तु की, उसके हिसाब से प्रतिबिंब भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 केस आपको मिलेंगे कि दूरी के आधार पर सबसे पहले आपको प्रतिबिंब अनंत पर रखा जाएगा, फिर उसके और पास लाया जाएगा, फिर उसके और पास लाया जाएगा। तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए रे डायग्राम बनाना होगा, तो कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये 6 केस पे 100% नहीं 200% सवाल जरूर आता है एक ना एक केस का, ठीक है। आपसे बोल देगा कि इसका रे डायग्राम बनाइए, इसका जो क्या बनाइए, किरण आरेख बनाइए। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका किरण आरेख बनाइए, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी स्थिति बताइए प्रतिबिंब की, और उसका आकार बताइए प्रतिबिंब का। तो आपको ये 3 चीजें भी बतानी होती हैं कि प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, आकार क्या होगा और क्या होगा, स्थिति क्या होगी। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो उसकी बात करते हैं। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो बनाना आता ही होगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण क्या होता है, उल्टा सी होता है। क्या होता है, उल्टा सी। बना लिया हमने अवतल दर्पण, ठीक है, ये बनाया हमने अवतल दर्पण। फिर ये चीज तो बनाओगे ही बनाओगे तुम, मुख्य अक्ष, बीच वाले पॉइंट को P बोलते हैं, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब अनंत क्या होता है, अनंत का मतलब क्या तुम लोग के दिमाग में आता होगा, अनंत का मतलब 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर। अनंत का मतलब होता है, देखो एक रिस्पेक्ट में बात होती है, किसी चीज के सापेक्ष में बात होती है। अब दर्पण कितना छोटा होता है, इतना छोटा दर्पण है मान लो, यहाँ पे तो फिर भी हमने तुमको जूम करके दिखाया, दर्पण इतना छोटा सा होगा। अब दर्पण से अगर मान लो दर्पण की जो है ये तुम्हारी जो डायमीटर है, जिस दर्पण का वक्रता केंद्र मान लो 10 सेंटीमीटर है, अब तुमने 1 मीटर दूर वस्तु रख दी, तो 10 सेंटीमीटर तो इतना छोटा सा होता है स्केल के बराबर, और 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है। तो समझ लो तुम स्केल के आगे ये लंबाई काफी ज्यादा बड़ी हो गई ना, तो इसका मतलब जितना बड़ा दर्पण है वस्तु तुम उससे बहुत ज्यादा दूर रख रहे हो, तो उसके सामने वो दूरी बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए इतनी दूरी को भी हम क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। तो अनंत का मतलब ये मत दिमाग में लाया करो कि 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, ठीक है। अब वस्तु अनंत के ऊपर है, अनंत के ऊपर अगर वस्तु है तो मतलब यहाँ पे वस्तु को हम दिखाते नहीं है। जब अनंत के ऊपर, अनंत के ऊपर वस्तु है मतलब बहुत दूर है दर्पण से, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखो, जब भी कभी वस्तु अनंत के ऊपर होगी तो वहां से चलने वाली जो किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसा क्यों होगा, देखो जब वो कोई बहुत दूर चीज होती है, मान लो अगर ये तिरछी भी आ रही है, ये कोई ये जो है लाइन क्या है, तिरछी है। अगर कोई चींटी यहाँ पे खड़ी होगी, चींटी कितनी छोटी होती है, तो चींटी के रेस्पेक्ट में ये दूरी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, बड़ी हो गई ना। तो उसको ये लाइन बिल्कुल क्या दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। तो इसका मतलब अगर कोई लाइन बहुत दूर से आ रही है कोई दूरी, तो उसको वो दूरी तिरछी भी होगी तो सीधी दिखाई देगी। तो इसीलिए आप लोग ये समझिए कि अगर कोई वस्तु अनंत के ऊपर है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो सभी किरणें समांतर होती हैं, तो समांतर भेज दो यहाँ पे किरणें। तुमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणें चाहिए, 2 किरणें चाहिए सिर्फ। तो चलो 2 भेजते हैं, एक ऐसे भेज देते हैं, चलो किरण कोई अनंत के ऊपर वस्तु है तो अनंत से किरणें क्या आएंगी, समांतर आएंगी, और एक नीचे से भेज दो चलो समांतर, ठीक है। तो जब तुमको पता है और नियम हम बता चुके हैं, अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के कोई अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो टकराने के बाद कहाँ गई, फोकस से गई। ये वाली भी किरण जो टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है, जब
किरणें दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो परावर्तन के बाद टकराई और कहाँ पे मिली? एफ पे मिली। तो सबसे पहले तो प्रकृति पूछा है, तो देखो किरणें जबरदस्ती हम मिला रहे हैं क्या? नहीं, सचमुच में वो किरणें मिल रही हैं आपस में, तो ये प्रकृति क्या होगी इसकी? जब सचमुच में मिलती है तो क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब, एक चीज और याद रखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। एक चीज ध्यान रखना है, उल्टा और सीधा भी इसमें बताना होता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा। तो एक चीज ध्यान रख लो, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज हमेशा सीधा होगा, और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज हमेशा क्या हो, सॉरी, रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा उल्टा को इंग्लिश में हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है। और साइज की बात करें, आकार, देखो अब वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो और अनंत पर अगर रखी है तो उसका आकार हमेशा क्या बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अब जाहिर सी बात है, इतना तो समझ ही जाओगे, अगर दर्पण है, दर्पण से तुम बहुत दूर जाके खड़े हो गए, 200 मीटर दूर जाके खड़े हो गए, तो प्रतिबिंब छोटा ही तो दिखाई देगा ना। तो जाहिर सी बात है, अगर वस्तु बहुत दूर रखी है तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा। क्या होगा? अत्यंत छोटा, बिंदु आकार होगा। क्या होगा? बिंदु आकार, ये लिखना होगा आपको। बिंदु आकार मतलब पॉइंट साइज इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अब तीसरी चीज क्या बतानी होती है? पोजीशन। पोजीशन कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब? फोकस पर बन रहा है, तो फोकस पर लिख दो। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर, एट एफ। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझना थी। ये हो गया पहला क्या? केस। अब दूसरे केस में क्या होता है? हमने बताया केस कैसे बनते हैं। देखो, वस्तु को धीरे धीरे पास लाते जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनाते हैं? अलग अलग बनाते जाते हैं, तो केस बनते जाते हैं। पहले वस्तु अनंत पर थी, अब अनंत के पास आओगे तो कहाँ पे आ सकते हो? अनंत के पास यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो। तो ये जितने जितने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट के हिसाब से बना लेते हैं। चलो, एक बार अनंत पर रखा, एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ा पहले वस्तु रखते हैं। अगर वक्रता केंद्र से थोड़ा पहले रखोगे तब देखते हैं कहानी क्या होती है। तो जब वक्रता केंद्र से पहले रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनंत और सी के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। या इसी एक और नाम होता है वक्रता केंद्र के परे, मतलब वक्रता केंद्र से जस्ट पहले वस्तु रखी है तुम्हारी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं, चलो बना लेते हैं। पहले तुमको एक बार क्या बनाना है? अवतल दर्पण बनाना है तुमको। ये तुमने अवतल दर्पण बना लिया, उल्टा सी बना लिया, बाहर की तरफ पॉलिश होती है। एक हमने क्या बना लिया? मुख्य अक्ष बना दिया। बीच वाले पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब वस्तु वक्रता केंद्र के परे है, तो इस बार वस्तु दिखाएंगे हम। वहां पे अनंत पे वस्तु रखी थी तो हमने नहीं दिखाया था, क्योंकि इतनी छोटी वस्तु थी, क्या दिखाते। अब हम थोड़ा पास ले आए हैं वस्तु वक्रता केंद्र के परे, तो वस्तु को दिखा दिया इस तरह से हम वस्तु को दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब ये हम ऊपर तीर क्यों बनाया है? ताकि लगे उल्टा और सीधा समझ सको। ऊपर वाला वस्तु का ये सिरा है, नीचे वाला सिरा ये है। चलो, ऊपर वाले को नाम ए दे देते हैं, नीचे वाले को बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब वस्तु वक्रता केंद्र के परे है। अब हमको बनाना है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? दो नियम चाहिए। दो मतलब नियम लगाने होंगे और दो आपको लाइन मिल जाएंगी, उससे मिला देंगे आप परावर्तन के बाद, तो जहां पे मिलेंगी वही इमेज हो जाएगा। तो पहले भेजते हैं समांतर। सबसे पहला ये वाला सही, बहुत सही एक नियम होता है, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो तो किरणें कहां से जाएंगी? देखो, अब जिस पहले, चलो पहले निकाल लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर तुमने किरण भेजी, पहली किरण, तो टकराने के बाद कहां से जाएगी? ये तो पता है सबको, फोकस से जाएगी टकराने के बाद में, ठीक है ना। ये किरण भेजी पहली, तुमको किरण भेजनी है दो, वही जो टकराएंगी, टकराने के बाद जहां पे मिलेंगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा। अब दूसरी किरण के लिए फिर से समांतर भेज दोगे क्या? देखो, अगर तुमने प्रतिबिंब ऊपर वाले पॉइंट का बनाया है तो दूसरा किरण भी कहां से निकलेगी? इसी पॉइंट से निकलेगा दूसरा किरण। तो प्रतिबिंब किसका बनेगा? जिस पॉइंट से तुमने किरणें भेजी हैं उस पॉइंट की प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा, जाहिर सी बात है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट का बनाएंगे प्रतिबिंब, उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट से पहले हमने एक किरण समांतर भेजी, तो टकराने के बाद कहां से गई? फोकस से। अब दूसरे के लिए बहुत सा नियम है। एक नियम तुम ये भी लगा सकते हो, कौन सा? कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो टकराते के बाद में तो सीधे वही लाइन पे आ जाती है, ठीक है। या दूसरा तुम क्या लगा सकते हो? अगर मुख्य अक्ष के समांतर को, मुख्य अक्ष से किसी कोण पर ध्रुव से आ रही है किरण, तो जिस एंगल पर आती है उसी एंगल से जाती है। चलो हम ये वाला नियम लगा देते हैं। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समान वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो ये आई टकराने के, ये पहली किरण भेजा था हमने जो समांतर भेजी थी, फोकस से होकर गई। दूसरी किरण भेजा हमने कहाँ से? वक्रता केंद्र से। जिस रास्ते पर आई, टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस चली गई। तो टकराने के बाद देखो कहानी क्या हुई। टकराने के बाद कहानी ये हुई कि ये दोनों यहाँ पे मिले। कहाँ पे मिले? यहाँ पे। और तुमने दोनों किरणें कहाँ से भेजी हैं? इस पॉइंट से भेजी हैं। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो जाहिर सी बात है, ये जो इमेज बना है ये भी किस पॉइंट का बना है? ऊपर वाले का। तो मतलब ऊपर वाला सिरा नीचे आ गया है और नीचे वाला सिरा कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। तो मतलब इसको हम ए और बी नहीं बोलेंगे, इस बार ए डैश और बी डैश बोल देंगे, ताकि तुमको ध्यान रहे कि ये क्या है? इमेज। ए ऊपर वाला सिरा था ना, तो इसको नीचे वाला सिरा बना देते हैं। चलो,
ए ऊपर वाला सिरा माना था तो इसको ए डैश बोल दो, बी नीचे वाला माना था तो बी डैश मान लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। देखो सचमुच में किरणें मिली हैं यहाँ पे, क्या मिली है, सचमुच में मिली हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और आंखों से तुमको दिख भी रहा है उल्टा है, ठीक है ना। तुमने ऊपर वाले पॉइंट का इमेज बनाना था, जो बना है वो ऊपर ही वाले पॉइंट का बना है, तो इसको उल्टा बनना पड़ेगा, ठीक है। आकार क्या होगा, आकार वस्तु से छोटा होगा। तुम देखो स्केल से बनाओगे तो सही से तुमको वस्तु से छोटा दिख जाएगा, अभी इसके बारे में बता दूंगा। आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इंग्लिश में। और स्थिति क्या होगी, स्थिति देखो क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, सी व एफ के बीच, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा जो केस होता है वो। तुमको देखो दिक्कत कहाँ आती है, प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत बच्चों को वहाँ पे आती है। सबसे पहले वो समझ जाते हैं कि वास्तविक बनना है कि आभासी बन रहा है, तो वास्तविक आभासी समझ गया तो उल्टा सीधा भी समझ जाएंगे। बस उनको दिक्कत ये आती है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पोजीशन में और आकार में दिक्कत आती है। तो अभी लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमने किरण कहाँ पे रखी थी, वस्तु कहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था। तो अनंत पे रखा था तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, इतना आपको याद रखना है। अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब फोकस बना था। अब अनंत के थोड़ा और पास आए, अनंत के पास आए तो वक्रता केंद्र के परे आए, तो प्रतिबिंब भी फोकस से और इधर खिसक गया, फोकस से और इधर आ गया, तो फोकस के इधर आएगा तो क्या होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो तुम एक पॉइंट याद रखो, जैसे जैसे तुम वस्तु पास ला रहे हो, प्रतिबिंब भी वस्तु के क्या होता जा रहा है, पास आता जा रहा है। पहले अनंत पर प्रतिबिंब था, वस्तु था, तो प्रतिबिंब कहाँ पर था, फोकस पे। अनंत के पास आए वक्रता केंद्र के परे, तो प्रतिबिंब भी फोकस से उठ के लेफ्ट साइड आ गया, फोकस से उठ के लेफ्ट साइड आ गया, तो मतलब वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में आ गया। देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गया। लेकिन देखो पहली बार जब अनंत पे रखा था ये तो पता था कि छोटा बनेगा और बिंदु आकार का बना था, और अनंत के और आगे आ जाएगा वस्तु, तो प्रतिबिंब अभी भी बनेगा, पहले से तो बड़ा बना, पॉइंट साइज से तो बड़ा बना, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा बनेगा। अभी तीसरा केस बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए आप लोग, ये आपको तीसरा और चौथा आपको दिया है केस। सबसे पहले हमने कहाँ रखा, वस्तु अनंत पर, उसके बाद कहाँ रखा, वक्रता केंद्र के परे, मतलब वक्रता केंद्र से जस्ट पहले। अब हमने एग्जैक्ट वस्तु कहाँ पर रख दी है, वक्रता केंद्र पर रख दी है, तब क्या होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको बनाना है एक अवतल दर्पण, बना लिया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। फिर उसके बाद में क्या बनाना होता है, मुख्य अक्ष बनाना होता है, तो ये बना लिया हमने मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। सबसे पहले वस्तुओं को कहाँ पर रखनी है, वक्रता केंद्र पर रखनी है, एग्जैक्ट वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु रखी है। चलो रख दिया हमने एग्जैक्ट वक्रता केंद्र के ऊपर, ठीक है। अब वक्रता केंद्र के ऊपर रखा, हमको क्या बनाना है, दो जो है इमेज निकालनी है, दो सॉरी यहाँ से किरण निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या भेजा, समांतर किरण भेजा। सबसे आसान होता है, पहली किरण क्या भेज दिया करो, समांतर भेज दिया करो। समांतर भेजोगे तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी किरण क्या भेज दोगे, कैसे भी भेज दो। दूसरी किरण अगर देखो भेजने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तुम भेज सकते हो कहाँ से, एक ध्रुव से भेज सकते हो। ध्रुव से भेजोगे तो जाहिर सी बात है जिस एंगल पर जाएगी उसी एंगल से आएगी। एक और तरीका है तुम्हारे पास में, अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, समांतर। अगर समांतर जा रही है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। चलो हम ये वाला निकालते हैं नियम। अगर कोई किरण फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होगी टकराने के बाद में। देखो वस्तु का इमेज कहाँ बना, इमेज बना तुम्हारा, ये इसको सीधा लिख लेते हैं, इमेज बना सेम टू सेम, जहाँ पे वस्तु रखी थी वहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गया। ये ए और बी था तो इसका नाम हमने ए डैश और बी डैश दे दिया। ऊपर वाले पॉइंट का हमने इमेज बनाया था तो ये पॉइंट क्या होगा, ऊपर वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे वाला हो जाएगा। इसका नाम ए डैश बी डैश रख दिया हमने। ये किरण पहली थी और ये टकराने के बाद में क्या होगी, दूसरी। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, हमने ये किरण ऐसे मिला दी तो दूसरी अगर यहाँ पे गई दूसरी किरण तो ये यहीं पे बन जाना चाहिए था प्रतिबिंब। नहीं, देखो हमने क्या बताया, प्रतिबिंब क्या होता है, टकराने के बाद कहाँ पे किरणें मिल रही हैं, टकराने के बाद में, टकराने से पहले नहीं। देखो पहली किरण तो टकराई, टकराने के बाद में ये आ गई तो ये वाली मेन किरण हो गई। अब दूसरी किरण यहाँ से आई है तो ये नहीं मिली, ये टकराने के बाद आई है तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है ना। नोट करिए इतना। तो ये हो गया आपका इमेज। सबसे पहले तो बता दिया आपको हमने, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो दो किरणें भेजनी है आपको। पहली किरण आपने भेजा तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो समांतर जाएगी तो टकराने के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो टकराने के बाद वो ये वाली किरण आई, ठीक है ना। और दूसरी किरण जो भेजा वो क्या भेजा, फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो बस ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रतिबिंब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टकराने से पहले है ना, टकराने के बाद तो ये वाली कहानी आ गई ना, तो ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी वही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो अब इसके बारे में बताइए। अब देखो ये जाहिर सी बात है, ये दोनों सचमुच में मिल रही है ना, कहीं हमको बढ़ाना नहीं पड़ा, अपने आप ही किरणें मिल रही हैं, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, अभी हमने बताया उल्टा होता है।
तो ये दो बातें तो आप लोग को समझ में आ गई। तीसरी बात, आकार क्या होगा? आकार जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब का। तो वस्तु के आकार का, वस्तु आकार का प्रतिबिंब होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या बताना है? स्थिति। स्थिति कहाँ पर बनेगी? वक्रता केंद्र पर, सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अभी अब देखो तीसरी हमने क्या बताया, हमने बताया तुमको दो चीजों में दिक्कत होती है, एक तो स्थिति में दिक्कत होती है और दूसरी किस में दिक्कत होती है कि जो है उसका आकार क्या होगा। सबसे पहले अनंत पर प्रतिबिंब रखा था तो कहाँ पर बना था? फोकस पर बना था। अनंत पर वस्तु रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। अनंत से पास आए वक्रता केंद्र के परे तो प्रतिबिंब भी उसके पास आ गया, फोकस से और इधर खिसकाया लेफ्ट साइड तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। अब एग्जैक्ट तुमने वक्रता केंद्र से पहले रखा था प्रतिबिंब, अब वक्रता केंद्र के ऊपर रख दिया है तो ये भी थोड़ा और इधर खिसक के आएगा। अभी कहाँ पे था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, अभी और लेफ्ट खिसकेगा तो एग्जैक्ट कहाँ आ जाएगा? वक्रता केंद्र के ऊपर। तो ये लाइन ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है प्रतिबिंब भी उसके पास में आता जा रहा है, तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा उसके बारे में, क्या स्थिति के बारे में। दूसरी बात क्या है? आकार के बारे में। तो आकार पहले अनंत पर था तो प्रतिबिंब क्या बनना था? वो तो सबको पता है, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगा फोकस के ऊपर। अब जैसे वक्रता केंद्र के थोड़ा पास आए, जिसको हमने बोला वक्रता केंद्र से पहले या वक्रता केंद्र के परे, तो आकार जो बना अभी भी उससे तो बड़ा बना पॉइंट साइज से, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा बना। अब जैसे ही वक्रता केंद्र के ऊपर आ गए तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बना और जिस आकार का वस्तु था उसी आकार का बना। तो मतलब वक्रता केंद्र के ऊपर आने पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों सेम आकार के बनते हैं। अब इसके आगे अगर वस्तु जाएगा तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वस्तु से बड़ा होता जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब छोटे से बड़ा होता आ रहा था, लेकिन सबसे पहले बराबर कब होगा? जब वक्रता केंद्र के ऊपर आएगा वस्तु और प्रतिबिंब भी वहीं पे आएगा। लेकिन जैसे ही वक्रता केंद्र के आगे जाएगा वस्तु तो जो उसका प्रतिबिंब का आकार है वक्रता केंद्र वो वस्तु से क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र के आगे जाएंगे तब क्या होगा। अब कहाँ रखना है हमको? वस्तु सी एंड एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो पहले हम क्या बना लेते हैं? दर्पण बना लेते हैं तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। बीच वाले पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। हमको प्रतिबिंब कहाँ रखना है? वस्तु कहाँ रखना है? वस्तु रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब बनाना है, दो तुमको किरणें चाहिए। पहला समांतर भेज दो, सिंपल सा होता है। समांतर भेजा तो टकराने के बाद कहाँ से गई? फोकस से होकर गई, ठीक है। ये हो गई पहली किरण। दूसरा क्या भेजेंगे? दूसरा भी यहीं से भेज सकते हो तुम, फोकस से भेज दो तो समांतर हो जाएगा तो कहीं पे भी बन जाएगा प्रतिबिंब, तुमको समझ में आ जाएगा कहाँ बनेगा, ठीक है। इसको सही से बनाते हैं, इसकी जितनी दूरी ये होनी चाहिए उतनी ही दूरी ये भी होनी चाहिए, तो यहाँ कहीं पे बनेगा आपका ये सी, ठीक है। अब देखो हम दूसरी क्या कर, दो ऑप्शन है मेरे पास में, चाहे हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये इससे होकर जो जाएगा वो बनेगा। चलो इस बार हम यही वाला लेते हैं। देखो ध्रुव के ऊपर अगर कोई किरण आ रही है तो जिस एंगल पर आती है, अब अंदाज़ा यहाँ पे एंगल नापने तो बैठोगे नहीं, अंदाज़ा ऐसे ही बना दो। तो इस तरह से मिलाओगे तो कहाँ बनेगी प्रतिबिंब? जहाँ पे किरणें काट रही है वहाँ पे बनेगी। तो पहले वक्रता केंद्र पर बन रहा था, वक्रता केंद्र से और लेफ्ट खिसक जाएगा प्रतिबिंब, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, इसी को वक्रता केंद्र के परे बोल देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट का, ऊपर वाले पॉइंट का बनाया है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो इसका ए डैश नाम हो जाएगा, इसका बी डैश नाम हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा तरीका बताया, जैसे जैसे तुम पास आ रहे हो वस्तु लेके, प्रतिबिंब भी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड खिसकता जा रहा है। तुम वक्रता केंद्र पर रखे थे तो प्रतिबिंब भी कहाँ था? इधर था, वक्रता केंद्र के ऊपर। तुमने वस्तु रखा वक्रता केंद्र के आगे सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब भी और इधर खिसक जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, या इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र के परे। तो प्रकृति सचमुच में ही किरणें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। साइज की बात करें, आकार, तो हमने बताया था जब वक्रता केंद्र के ऊपर आता है वस्तु तब पहली बार ऐसा होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सेम आकार के होते हैं। जैसे वक्रता केंद्र के आगे जाओगे तो वस्तु का जो आकार है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से ज़्यादा होता जाएगा। तो इस बार क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से ज़्यादा हो गया, तो वस्तु से बड़ा, इसको बोलते हैं वस्तु से बड़ा, या इसी को एक और नाम होता है आवर्धित। क्या बोलते हैं? आवर्धित। आवर्धित का मतलब भी होता है बड़ा, ठीक है। स्थिति क्या बनेगी? सी और अनंत के बीच में, सी व अनंत के बीच, या इसी को बोलते हैं सी के परे, वक्रता केंद्र के परे। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, बस समझ जाना वहां तक कि सी और अनंत के बीच को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र के परे। तो ये हो गया आप लोग के 4 केसेस हो गए, ठीक है ना। अभी 2 केसेस और बचे हैं, वो बताते हैं, इतना नोट कर लीजिए जब तक। अब देखिए ये 5वां केस क्या है। सबसे पहले हमने रखा अनंत के ऊपर, फिर उसके बाद हमने क्या रखा? वक्रता केंद्र के परे, फिर तीसरे नंबर पर वक्रता केंद्र के ऊपर रख दिया, चौथे नंबर पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पास लाएंगे अब हम तो एग्जैक्ट फोकस के ऊपर रख देंगे ऑब्जेक्ट को। कहाँ पर रखेंगे? फोकस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण बना देते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना। फिर क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब हमको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, फोकस के ऊपर रखना है। जब फोकस के ऊपर रख दोगे ऑब्जेक्ट
तो सबसे पहले क्या करोगे, एक किरण क्या कर सकते हो, समांतर भेज सकते हो। समांतर भेजोगे तो कहाँ से जाएगी, कोई भी किरण समांतर भेजोगे तो वो कहाँ से जाती है होकर, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस के ऊपर जाती है, ठीक है ना। अब दूसरी किरण कहाँ पे भेजोगे, दूसरी किरण क्या करोगे, तुम मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तुमने पहली किरण तो फोकस के गई। अब दूसरी क्या भेज सकते हो, या तो तुम भेज सकते हो कैसे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कैसे भेज सकते हो, अगर ऐसे कोई किरण जाएगी यहाँ पे गई तो ऐसे ही वापस आ जाएगी वो। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है तुम्हारे पास में, ध्रुव पे जाएगी, ध्रुव पे जिस एंगल पर जाती है उसी एंगल पर वापस आती है। चलो ध्रुव वाला ही अपनाते हैं, ज्यादा आसान रहेगा ऑप्शन। दूसरी कड़ हमने ध्रुव पे भेजी, तो ध्रुव पे जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे अंदाजे से ही तुम मिलाओगे या तो अंदाजे से वापस भेजोगे, ठीक है। देखो अब ये दोनों किरणें देखो क्या हो गई, ये पहली किरण हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी किरण। तो टकराने के बाद में ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं बताओ, दोनों देखने में क्या लग रही हैं, समांतर लग रही है। देखने में क्या वो दोनों समांतर हैं ही, हम ये मान के चलते हैं अगर दो किरणें समांतर हैं तो वो कहाँ पे मिलेंगी, जाके अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, जाके अनंत पर। ये बात जो है ये सचमुच में ही मिलेंगी, लेकिन कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर ही मिलेंगी। हम यही मान के चलते हैं अगर दो किरणें समांतर हैं तो वो कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी, ठीक है। तो प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक। अब आप लोगों को लग रहा होगा सचमुच में तो मिल नहीं रही है, देखो सचमुच की बात नहीं है, लेकिन ये मानी गई बात है अगर दो किरणें समांतर हैं तो वो कहाँ पर मिलेंगी, जाके अनंत पर। जैसे मान लो अगर दो किरणें ऐसे समांतर हैं, अब तुम यहाँ पे खड़े हो गए तो उसको लगेगा कि तुमको लगेगा बहुत दूर जाती जाएंगी, तुमको लगेगा कि ये दोनों क्या हुई हैं, मिली हुई हैं, लाइन मिल जाएंगी आगे जाके लाइन। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में अगर दो किरणें समांतर हैं तो वो अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पे जाके मिलेंगी, अनंत पर। तो प्रकृति इस बार भी क्या रहेगी, वास्तविक ही रहेगी। क्या रहेगी, वास्तविक। और वास्तविक चीज हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, प्रतिबिंब, ठीक है। आकार क्या होगा, बहुत बड़ा। क्या होगा, बहुत बड़ा, अत्यंत बड़ा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत दूर जाके मिलेगी, जाके जाहिर सी बात है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ जाएगी ना उसकी, तो आकार कैसे बनाओगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। स्थिति क्या बनेगी, अनंत पर। क्या होगी, अनंत पर। तो देखो ये वाला केस तो बहुत आसान है। जब पहली बार तुमने अनंत पर प्रतिबिंब वस्तु रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। इमेज कहाँ बना था, फोकस बना था। और तुमने जब फोकस पर वस्तु रखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। तो इसका उल्टा हो गया, जो अनंत पर वस्तु थी तो फोकस पर बन रहा था प्रतिबिंब, और फोकस पर वस्तु है तो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। अब छठा वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये 100% पेपर में आता भी है बार बार, इसको समझिए। जैसे अगर कोई ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु हमको रखनी है कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब समांतर भेज दोगे क्या, कहीं कहीं पे लिखा होता है इस तरह से समांतर भेजोगे तो ऐसे आ जाएगी लाइन, लेकिन हम इस तरह से नहीं बना रहे, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो अगर ये समांतर जाएगी तो किरण ऐसे आएगी, फिर तो ये क्या आर पार चली जाएगी क्या किरण, फोकस से तो नहीं जा पाएगी ना आर पार के। तो कहीं कहीं पे हमने बुक में देखा है बना हुआ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इधर वाला हम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली किरण भेजने के लिए तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। पहली किरण तो क्या भेज दो, ध्रुव पे भेज दो। ध्रुव पे जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है, ठीक है। चलो भेजते हैं हम लोग। चलो ध्रुव पे हमने पहली किरण भेजी, तो ध्रुव पे जिस एंगल पे अब किरण भेजोगे तुम उसी एंगल पे वापस जाएगी। अंदाजे से तुम वापस भेज दो इसको इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भेज दिया तुमने, ये हो गई टकराने के बाद पहली किरण तुम्हारी चली गई। तुमने कहाँ भेजा, ध्रुव पर किसी एंगल पर भेजा, तो टकराने के बाद कहाँ चली गई, उसी एंगल से वापस चली गई। अब दूसरी किरण भेजना है, दूसरी किरण के लिए हमने क्या बताया, दूसरी किरण के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। एक हम ऑप्शन ये वाला दिखा रहे हैं, अगर कोई किरण हमने बताया था तुमको समांतर जा रही है तो फोकस से होकर आती है टकराने के बाद में, लेकिन अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा चलो हमने मान लिया कि यहाँ से कोई किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई किरण ऐसे जा रही है यहाँ से, तो ये इस पॉइंट का इमेज ये ऐसे जा रही है, कोई किरण यहाँ से ऐसे निकली, क्या लग रही, इस तरह से किरण आई, सूर्य का प्रकाश होगा ना चारों तरफ, किरणें कहाँ से निकलेंगी, सूर्य से निकलेंगी। सूर्य से टकराने के बाद में इस पॉइंट पर टकराई, और टकराने के बाद में फोकस से होकर गई वो सूर्य से जाने वाली किरण, और इस पॉइंट पर टकराई, टकराने के बाद दर्पण पर गई। अब फोकस से अगर कोई किरण जाती है होकर दर्पण पर टकराती है तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऐसे टकराने के बाद में बन गया गलत, यहाँ पे टकराने के बाद में ऐसे समांतर हो जाएगी, इस तरफ चली गई। अब दोनों ये दोनों किरणें देखो टकराने के बाद कहीं मिल रही हैं, ये तो और दूर होती जा रही हैं, क्या होती जा रही हैं, और दूर होती जा रही हैं किरणें। तो इस साइड तो कभी जिंदगी में दोनों मिलेंगी नहीं, क्योंकि क्या हो रही है, समांतर नहीं है ये दोनों। ये वाली किरण मान लो पहले नंबर की है और ये दूसरे नंबर की है, तो ये दोनों आपस में इधर कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, और बल्कि क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा, मान लो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, उसको तो ये लगेगा कि वो किरणें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी ना। सॉरी, जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि ये किरणें जो इधर से आ रही हैं ये पीछे कहीं ना कहीं जाके क्या हो रही हैं, पीछे से कहीं ना कहीं से ऐसे आ रही हैं किरणें, तभी तो ये दोनों क्या होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। तो ज़बरदस्ती अगर तुम ये वाली किरण को पीछे बढ़ाओ और ज़बरदस्ती तुम ये वाली किरण को पीछे बढ़ाओ, तो देखो ये दोनों कहीं पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी, इस पॉइंट पर मिल जाएंगी।
तो जिस पॉइंट पर मिले ही यही पॉइंट क्या बन जाएगा, तुमने ऊपर वाले पॉइंट का प्रतिबिंब बनाया ना, इसको ए और इसको बी माना है, तो ये वाले पॉइंट जो बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसको क्या बोलोगे, ए डैश बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, बी डैश बोलोगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। तो इतना नोट करिए, फिर उसके बाद में नेचर के बारे में बताता हूँ आपको। तो ये देखिए इमेज बन गया है ए डैश और बी डैश। तो हमने ज़बरदस्ती किरणों को मिलाया है। बताइए यहाँ पे किरण इधर गई टकराने के बाद में, दूसरी पहली वाली किरण इधर आई थी, तो इधर वाली तो ये कहीं नहीं मिल सकती थी। लेकिन जो इंसान यहाँ पे खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि ये किरणें, ये जो लाइट रेज हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं। तो ज़बरदस्ती हमको इन दोनों किरणों को पीछे मिलाना पड़ा, और ये दोनों कहाँ पर मिली, इस तरह से मिली। तो ऊपर वाले पॉइंट का हमने इमेज बनाया था, तो ये ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे मिली है, ये भी कौन सा होगा, ऊपर वाला पॉइंट। तो इस बार प्रतिबिंब क्या बन गया, सीधा बन गया। तो प्रकृति क्या होगी, इसकी जो नेचर क्या होगा, वो होगा रियल इमेज। क्या होगा, रियल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और दिख भी रहा है वो तो सीधा है। ठीक है ना। उसके बाद में आकार, आकार वस्तु से बड़ा होगा, साफ साफ दिख रहा है, वस्तु से बड़ा। और स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। क्या होगी, दर्पण के पीछे। ठीक है। तो ये सारी जो 6 केसेस थे, ये सारे 6 केसेस मैंने आपको बता दिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% बोर्ड में आते हैं। तुमसे सवाल ये पूछेगा, क्या बताइए, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, वो वास्तविक बनता है। तो तुमने देखा 5 बार तो वास्तविक बनना था, लेकिन लास्ट बार में प्रतिबिंब क्या बन गया, आभासी बन गया या काल्पनिक बन गया, या जिसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सारे केस में आप लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाथ से इसको बना बना के इसके रे डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, और प्रतिबिंब बनाने के जो नियम बताए थे हमने, जो बताए थे क्या कहते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वो आप लोग अच्छे से समझिए, तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और सफ़ेद वाला बटन दिख रहा है ना, उसको जरूर दबा देना है, और कमेंट में बताना है जो कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।